गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक। तो समीकरण 57 में हमने क्या देखा कि म्यू जे टी इक्वल टू -1/Cp डेल एच अपॉन डेल पी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। अब हम जानते हैं कि एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, E + PV। अतः म्यू जे टी क्या हो जाएगा, -1/Cp ब्रैकेट में डेल गुणा E + PV अपॉन डेल पी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि H की वैल्यू रख दी। ठीक है, यानी कि -1/Cp बराबर क्या हो गया, डेल E अपॉन डेल पी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल PV अपॉन डेल पी एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, यानी कि म्यू जे टी इक्वल टू -1/Cp डेल E अपॉन डेल V एट द कॉन्स्टेंट टेम्परेचर गुणा डेल V अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस डेल PV अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि आदर्श गैस के लिए डेल E अपॉन डेल V एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर क्या हो गया, 0, है ना। यानी कि समीकरण 59 में हमने क्या देखा, ऊपर और नीचे डेल V से यहाँ पर अपन ने गुणा कर दिया। तो आदर्श गैस के लिए क्या देखा कि डेल E अपॉन डेल V एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर 0 होता है। ठीक है, यानी कि डेल E अपॉन डेल V एट द कांस्टेंट टेम्परेचर गुणा डेल V अपॉन डेल P एट द कांस्टेंट टेम्परेचर बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी चीज़ को अपन 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो है रिजल्ट आपके 0 ही मिलेगा। तथा स्थिर ताप पर PV क्या है, स्थिर, यानी कि डेल PV अपॉन डेल P एट द कांस्टेंट टेम्परेचर ये भी 0 है। तो हम कह सकते हैं कि समीकरण 59 में दोनों शर्तें लगाई तो म्यू जे टी क्या हो गया, 0। यानी कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान क्या होता है, 0। तो आदर्श गैस में वान डेर वाल बल जो होते हैं वो नगण्य होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। इसलिए आदर्श गैसों के प्रसार में जूल थॉम्सन प्रभाव क्या होता है, 0 होता है। ऐसा पाया भी गया है जैसे जैसे गैस आदर्श व्यवहार की ओर अग्रसर होती है वैसे वैसे जूल थॉम्सन प्रभाव कम होता चला जाता है। अब है आपके वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक और इन्वर्जन टेम्परेचर। तो सामान्य या कम दाब तथा कमरे के ताप पर हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर जो सभी गैसें होती है उनके लिए जूल थॉम्सन गुणांक के मान पॉजिटिव होते हैं, अर्थात गैसों के संरद्र डाट प्रसार में ताप घटता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि गैसों को एक सूक्ष्म छिद्र के द्वारा प्रसारित होने दिया जाता है तो उनके टेम्परेचर में क्या आती है, गिरावट आती है। यानी कि बहुत उच्च तापों पर सभी गैसों के जूल थॉम्सन गुणांक ऋणात्मक होते हैं, अर्थात बहुत उच्च ताप पर गैसों के संरद्र डाट प्रसार में ताप बढ़ता है। अतः प्रत्येक गैस के लिए एक ऐसा ताप अवश्य होता है जिस पर जूल थॉम्सन गुणांक का चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, यानी कि इस ताप को ही अपन बोलेंगे व्युत्क्रम ताप, और इस ताप पर म्यू जे टी का मान क्या होता है, 0। ठीक है, यानी कि वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक म्यू जे टी की कैलकुलेशन करेंगे अपन। तो वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक की जो गणना है वो वान डेर वाल इक्वेशन के द्वारा की जाती है। और एक मोल गैस के लिए वान डेर वाल इक्वेशन क्या होती है, P + A अपॉन V² V - B बराबर RT। और n मोल गैसों के लिए वान डेर वाल इक्वेशन क्या होती है, P + A n² अपॉन V² ब्रैकेट में V - NB बराबर nRT। लेकिन यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं 1 मोल गैस के लिए। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि PV बराबर RT - A अपॉन V प्लस AB अपॉन V², यानी कि समीकरण 61 जो है वो वान डेर वाल इक्वेशन को हल करने से मिली अपन को। अब वान डेर वाल स्थिरांक जो है A और B के मान क्या होते हैं, बहुत कम, इसलिए AB अपॉन V² वाले पद के हम उपेक्षा कर सकते हैं। यानी कि PV बराबर RT - A अपॉन V प्लस PB। ठीक है, यानी कि V बराबर RT अपॉन P माइनस A अपॉन PV प्लस B, जो कि कैसे मिला, यानी कि
ऊपर वाले समीकरण में हमने किसका भाग दे दिया, पी का भाग देने से समीकरण 62 मिल गई। ठीक है, तो 1 मोल गैस के लिए पी वी बराबर क्या होता है, आर टी। तो यानी कि वी बराबर आर टी अपॉन पी माइनस ए अपॉन आर टी प्लस बी। समीकरण जो आपके है 62, उसका टेम्परेचर के रेफरेंस में स्थिर दाब प्रेशर पर अवकलन करना है। ठीक है, यहाँ टेम्परेचर नहीं आएगा, प्रेशर आएगा। यानी कि समीकरण 62 का टेम्परेचर के रेफरेंस में स्थिर दाब पर अवकलन करने पर हमें समीकरण 64 मिली, यानी कि डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू आर अपॉन पी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। तो समीकरण 63 को हम पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो इक्वेशन क्या मिली, आर टी बराबर पी ब्रैकेट में वी माइनस बी बराबर ए पी अपॉन आर टी। यानी कि हम कह सकते हैं आर अपॉन पी बराबर क्या हो गया, वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। तो समीकरण 65 से आर अपॉन पी का मान समीकरण 64 में रखेंगे तो क्या मिला, डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू वी माइनस बी अपॉन टी प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन आर टी स्क्वायर। या हम कह सकते हैं कि डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू हो गया वी माइनस बी अपॉन टी प्लस 2a अपॉन आर टी स्क्वायर। यानी कि टी गुणा डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू वी माइनस बी प्लस 2a अपॉन आर टी। ठीक है, यानी कि टी जो है पक्षांतरण से उधर गुणा कर दिया आपने, या टी ब्रैकेट में डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी बराबर 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ठीक है, तो समीकरण 55 के अनुसार हम जानते हैं कि डेल टी अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट एंथैल्पी किसके बराबर था, माइनस डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर अपॉन सी पी। तो निम्नलिखित ज्ञात ऊष्मागतिक व्यंजक का उपयोग कर समीकरण 55 में करने पर तो v बराबर क्या हो गया, टी डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर प्लस डेल एच अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कि डेल टी अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट एंथैल्पी किसके बराबर हो जाएगी, 1 अपॉन सी पी ब्रैकेट में टी गुणा डेल वी अपॉन डेल टी एट द कांस्टेंट प्रेशर माइनस वी। तो समीकरण 66 और 67 से हमें क्या मिला कि डेल टी अपॉन डेल पी एट द कांस्टेंट एंथैल्पी किसके इक्वल होगी, 1 अपॉन सी पी ब्रैकेट में 2a अपॉन आर टी माइनस बी। ठीक है, यानी कि इम्यूजिएटी इक्वल टू हो गया आपके 1 अपॉन सी पी ब्रैकेट में 2a अपॉन आर टी माइनस बी। तो इस समीकरण के द्वारा सी पी, ए और बी और टी के मान ज्ञात होने पर वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉम्सन गुणांक का मान ज्ञात किया जा सकता है। और इस समीकरण से क्या स्पष्ट हो रहा है कि यदि 2a अपॉन आर टी का मान b से ज़्यादा है तो म्यूजेटी का मान पॉजिटिव आएगा, और यदि 2a अपॉन आर टी का मान b से कम है तो म्यूजेटी का मान नेगेटिव आएगा। तो इस समीकरण 68 में a, b और r तो क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए म्यूजेटी का मान एवं चिन्ह किस पर निर्भर करता है, टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर जिस पर प्रसार किया जा रहा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि म्यूजेटी का मान केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो वो ताप जिस पर म्यूजेटी अपना चिन्ह बदलता है, अर्थात जूल थॉम्सन गुणांक का मान धनात्मक से ऋणात्मक हो जाता है, उस ताप को ही हम बोलते हैं इन्वर्जन टेम्परेचर या व्युत्क्रम ताप। और व्युत्क्रम ताप पर जो आपकी म्यूजेटी का मान क्या होता है, 0। यानी कि हम कहें कि यदि टी बराबर टी आई हो, यानी कि टेम्परेचर जो है इन्वर्जन टेम्परेचर हो, तो म्यूजेटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन सी पी ब्रैकेट में 2a अपॉन आर टी आई माइनस बी बराबर 0। ठीक है, यानी कि 2a अपॉन आर टी बराबर b आ गया। यानी कि टी आई यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर क्या होगा, 2a अपॉन आर बी। यानी कि समीकरण 69 से स्पष्ट है कि किसी भी गैस का जो इन्वर्जन टेम्परेचर है उस गैस के वान डेर वाल स्थिरांकों पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि किसी गैस के ए, बी तथा आर के मान ज्ञात हो तो इन्वर्जन टेम्परेचर का मान भी ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि आपके म्यूजेटी यानी कि जूल थॉम्सन गुणांक तो निर्भर करता है केवल और केवल टेम्परेचर। ठीक है, और जो आपके इन्वर्जन टेम्परेचर है वो निर्भर करता है वान डेर वाल
स्थिरांकों पर। ठीक है, तो यानी कि किसी गैस के लिए अगर वान डेर वाल स्थिरांक और गैस कांस्टेंट के मान ज्ञात हो तो इन्वर्जन टेम्परेचर को ज्ञात किया जा सकता है। हाइड्रोजन व निष्क्रिय गैस जूल थॉम्सन प्रभाव के लिए क्या है, अपवाद, क्योंकि ये सामान्य ताप पर प्रसार में क्या होती है, ठंडी होने के बजाय गर्म होती है, परंतु निम्न ताप पर ये गैसें भी सामान्य जूल थॉम्सन इफेक्ट शो करती है। तो ये पाया गया है कि प्रत्येक गैस एक निश्चित ताप से निम्न ताप पर ही प्रसारित करने पर शीतलन प्रदर्शित करती है, और इस ताप को क्या कहते हैं, व्युत्क्रम ताप। यानी कि कोई ना कोई एक फिक्स टेम्परेचर होगा प्रत्येक गैस के लिए, और उस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर ही अगर गैस का प्रसार किया जाता है सूक्ष्म छिद्र में से, तो जो है आपकी गैस शीतलन प्रदर्शित करती है। क्यों? क्योंकि जब गैस को सूक्ष्म छिद्र में से गुजारा जाता है तो जो है गैस के अणु इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस के विरुद्ध काम करते हैं, और जब इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को तोड़ा जाएगा तो ये ऊर्जा उनको अपने काइनेटिक एनर्जी से लेनी पड़ेगी, यानी कि उनकी काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी, तो यानी कि गैस ठंडी हो जाएगी। यानी कि व्युत्क्रम ताप से अधिक ताप प्रसारित करने पर गैसें क्या होती है, गर्म होती है। यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पर अगर गैस का प्रसार करेंगे तो गैस ठंडी होगी, और इन्वर्जन टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर पर अगर गैस का प्रसार करना है तो गैस गर्म होगी। ठीक है, यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर पर प्रसारित होने पर गैसें न तो शीतलन प्रदर्शित करेगी और न ही जो है गर्म होगी। ठीक है, यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर से बिलो गैस ठंडी होगी, इन्वर्जन टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर पर प्रसार करोगे तो गैस गर्म होगी, और इन्वर्जन टेम्परेचर पर न तो गैस ठंडी होगी प्रसार करने पर, न ही गर्म होगी। तो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए जो इन्वर्जन टेम्परेचर है क्या क्या है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीलियम के लिए -240 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो प्रसार से शीतलन होने पर जूल थॉम्सन प्रभाव धनात्मक तथा गर्म होने पर जूल थॉम्सन प्रभाव ऋणात्मक कहा जाता है। तो इन्वर्जन टेम्परेचर गैस के दाब पर भी निर्भर करता है। व्युत्क्रम ताप से नीचे के तापों पर ही गैसों का प्रसार करने पर जूल थॉम्सन प्रभाव से गैसों को ठंडा किया जाता है, यानी कि हम कह सकते हैं गैसों को लिक्विफाई किया जा सकता है। ठीक है, तो क्लाइड, हैम्पसन और लिंडे विधियों के द्वारा गैसों के लिक्विफिकेशन में जूल थॉम्सन इफेक्ट का ही उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो आपके इन्वर्जन टेम्परेचर और बॉयल टेम्परेचर में क्या रिलेशन होता है कि इन्वर्जन टेम्परेचर जो है वो हमेशा बॉयल टेम्परेचर का क्या होता है, दुगना, यानी कि Ti बराबर क्या होता है 2Tb, या हम कह सकते हैं 2 गुणा A/RB। और बॉयल टेम्परेचर क्या होता है, बॉयल टेम्परेचर वह न्यूनतम ताप होता है जिससे अधिक ताप पर गैस के PV का मान, यानी कि प्रेशर आयतन गुणनफल का मान दाब के बढ़ने के साथ सदैव बढ़ता रहता है।